आज का पहला सवाल है हमारे पास मोहन महाजन जी की तरफ से। सर जी, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है टैक्स हार्वेस्टिंग के, उसमें बताया जाता है 1.25 लाख निकालो एंड सेम डे इन्वेस्ट करो। तो मेरा ये सवाल है, क्या ये राइट डिसीजन होगा? कंपाउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरा टारगेट 15+ ईयर्स के लिए है। तो देखिए, 1.5 लाख निकालने से नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं या फिर मान लो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं और आपकी जो वैल्यू है अगले साल बढ़ के 12 लाख रुपए हो जाती है। क्लियर है? 10 लाख बढ़ के 12 लाख हो गई, तो पूरा का पूरा आप 12 लाख विड्रॉ करोगे तब आपका वो 2 लाख का प्रॉफिट विड्रॉ होगा। तो कम से कम 10 लाख में से 8-9 लाख विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके वो 1.25 लाख का आपका प्रॉफिट विड्रॉ होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देखो, नहीं करते हो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हो तो एक प्लस पॉइंट आपके साथ जरूर होगा कि आपने हर साल 1,25,000 रुपए बचाए जो आप सरकार को दे देते। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रॉफिट जरूर है कि, लेकिन इसमें होगा क्या, एक प्रॉफिट जरूर है लेकिन होगा क्या कि हर बार जब ये करोगे आप तो आपका जो प्रॉफिट है, इस बार आपने निकाल लिया, मान लो जैसे 10 लाख इन्वेस्ट किया और उस पे मान लो 12.5 लाख के आसपास ही हुआ था और पूरा आपने निकाल लिया, ठीक है, और फिर से पूरा इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट वाला अमाउंट था, अब क्योंकि आपने पूरा विड्रॉ करके फिर से इन्वेस्ट किया तो वो पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट में दिखेगा। ठीक है, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपके कंपाउंडिंग पे कोई असर नहीं होगा। पैसा तो आपका बढ़ ही रहा है, आप निकाल के डाल रहे हो फिर भी पैसा तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि एलटीसीजी का प्रॉफिट उठाने के लिए, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट उठाने के लिए आपने डाला, तो इसमें आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका है और सरकार का टैक्स बचाने के लिए ही तो निकाल रहे हैं। तो कंपाउंडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 रुपया भी इधर उधर नहीं जा रहा, निकल रहा और वापस इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये करना राइट डिसीजन जरूर है, इससे कंपाउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बहुत बड़ा आपने गुनाह नहीं कर दिया है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे तो एक प्लस पॉइंट होगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं भी ये करता हूं तो काफी से सारा जो मेरा प्रॉफिट का पैसा है वो इन्वेस्टेड अमाउंट में ही शो करता है, क्योंकि मैं उसको बार बार निकाल के फिर डालता हूं। नहीं करने में कोई, ये मत सोचना कि अरे मैंने नहीं किया तो क्या मतलब कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं। बस आपने साल का 1.25 लाख तक का जो फायदा उठा सकते थे वो नहीं उठाया, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौवंजना का। सर, मेरा 10 लाख पर्सनल लोन है जो अभी घटकर 7.6 लाख हो चुका है। मेरे पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड पे है और इसके अलावा 2 लाख कैश भी है। तो क्या मैं पर्सनल लोन खत्म करके इन्वेस्टमेंट करूं या जैसे चल रहा है चलने दूं इन्वेस्टमेंट? प्लीज प्लीज सर, नेक्स्ट वीडियो पे बताइएगा प्लीज। तो देखिए, जब बात सुन लिया आपकी, बता रहा हूँ। देखिए, 10 लाख था, अभी 7.6 लाख है, तो 2 लाख आपके पास कैश भी है और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट भी है। उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आपका जो लोन चल रहा है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है। पर्सनल लोन है, मुझे लगता है 12, 13, 14% तक भी चला जाता है। कम से कम ये 12% से नीचे तो नहीं ही होगा ये पर्सनल लोन। तो ऐसे केस सिनारियों में पहले आपको लोन चुकाने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपका जो लोन है वो 10% के अंदर आ जाता है, मतलब 9% पे है या 8% पे है, 7% पे है। अगर इन सब पे परसेंटेज पे लोन है तो मतलब क्या है कि आप साल का 8% या 7% इंटरेस्ट दे रहे हो। और अगर हम इक्विटी के इन्वेस्टमेंट करते हैं अंदर तो ऑन एन एवरेज कम से कम 15% कमा लेते हैं, बुरी हाल में भी 12%, 13% कमा लेते हैं। तो फिर भी हमें 4-5% का यहाँ पे बफर मिल जाता है। तो अगर 10, एक सिंपल सा रूल रखो कि अगर 10% से नीचे जितना है उतना बढ़िया है लोन, तो वहां पे अपना ईएमआई भी चलने दो और एसआईपी भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10% से ऊपर लोन है तो पहले लोन को क्लियर कर लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट बचाया जा सके। इन माय ओपिनियन तो यही चीज होनी चाहिए, बाकी आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास प्रदीप कुमार महतो जी का। सर, XIRR रिटर्न 34% है तो हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, प्लीज रिप्लाई। XIRR रिटर्न, अगर ये 34% का रिटर्न अभी आपका इन्वेस्टमेंट शुरू किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है तो ये XIRR तो पहले भी ये वैलिड XIRR नहीं है।
ये बस आपको दिखाने के लिए, आपका मन अच्छा रखने के लिए दिख रहा है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट है और फिर XIRR 34% दिख रहा है, तो ये एक्सेप्शनल दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में ये रहेगा नहीं, ये लॉन्ग टर्म में इसको नीचे खींच के 25% पे, 20% पे, 22% पे बहुत बढ़िया रहेगा, तो भी 20-22% पे ये खींच के आएगा। और अगर बुरा जाएगा तो नीचे 17, 18, 15 तक भी जा सकता है। क्लियर है? तो 15 से 25 के रेंज में ही ये घूमेगा लॉन्ग टर्म में। अभी क्योंकि हो सकता है 1 साल 2 साल हुआ होगा, इस कारण से भी 34% दिखा रहा होगा। XIRR का मतलब ही यही है कि आपको सालाना एवरेज आपकी हर इन्वेस्टमेंट पे, हर जो SIP जा रही है या फिर लमसम भी किया है तो कुछ जनवरी में किया, कुछ मार्च में किया, कुछ जुलाई में किया, कुछ नवंबर में किया, तो हर जो पॉइंट पे आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे पे सालाना क्या रिटर्न बना है वो XIRR दिखाता है। तो 34% बहुत ही एक्सेप्शनल है। क्लियर है? बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अमित भार्गव जी का। भाई 1.6 करोड़ हो जाए तो SBI में FD कर देना, 7% इंटरेस्ट है, आपका टारगेट अचीव हो जाए। किसी को इन्होंने कमेंट किया होगा, तो देखिए इसलिए मैंने ये कमेंट चूज किया है कि ये बहुत ही गलत सोच है। अगर 1-1.5 करोड़ आपका जमा हो गया कॉर्पस, तो उसका FD कर देना और साल का 6% उस पे से इंटरेस्ट निकलेगा, 6% निकालना, ये बहुत ही गलत सोच है। 6% साल का आपको इंटरेस्ट तो मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन कॉर्पस क्या होगा? कॉर्पस तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो फिर समय के साथ वो 1-1.5 करोड़ की वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण घटती जाएगी, और जो आप साल का 6% निकाल रहे हो वो भी, उसकी भी वैल्यू घटती जाएगी समय के साथ। और यही पैसा आप और नहीं कहीं तो आप नॉर्मल एक इंडेक्स फंड में भी छोड़ दोगे और 12, 13, 14% से भी ये पैसा ग्रो होता रहेगा 1-1.5 करोड़, तो आप साल का 6% निकालते भी रहोगे और साल का 6% कॉर्पस में ऐड भी होते रहेगा, ग्रो भी होते रहेगा। तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलती रहेंगी। तो कम से कम भी हर साल आप 6% निकालते भी रहोगे, फिर भी हर 10 साल पे आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। मतलब हर 10 साल पे जो ये आप 6% विड्रॉ कर रहे हो वो भी 2 गुना हो जाएगा, और जो आपका कॉर्पस था जब आपने SIP मतलब SWP करना शुरू किया था वो भी 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपनी जो आज जिस वैल्यू की आप लाइफ जी रहे हो, इस वैल्यू की लाइफ को 20 साल बाद भी आप जी सको अपने इस SWP वाले पेंशन के पैसे से, इसलिए आपको FD की तरफ मूव न करके कम से कम भी तो नॉर्मल इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड से SWP करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राजा रमन जी का है। सर इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि पिछले 1 महीने में निफ्टी 50 लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है, कोई कारण समझ में आता हो तो हमारे साथ भी शेयर करें। दूसरी बात यह है कि मुहूर्त ट्रेडिंग करना अच्छी आदत है या भावनाओं में बहना ठीक है? अगर निफ्टी 50 में डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी चीज है ना, दिवाली है, हर जगह डिस्काउंट चल रहा है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी डिस्काउंट हो गया, ये तो अच्छी चीज है। अच्छा चलिए सीरियस बात करते हैं कि क्यों मार्केट के अंदर ऐसी वॉलेटिलिटी है। तो देखो नया कोई रीजन नहीं है, नया कोई रीजन नहीं है, और एक तरीके से आप समझो तो ये जो सारी पहली चीज, अब सेम चीज मैं रिपीट करूंगा तो लगेगा बोरिंग हो रहा है, लेकिन नया कुछ नहीं है। यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाला है, जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसके कारण दिक्कत होता है, उधर मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान वाला चलता है तो उसके कारण होते हैं, चाइना के अंदर स्टिमुलस अनाउंस हुआ उसके कारण होता है। तो यही सब चीजें हैं, इसके अलावा नया कुछ नहीं है। अगर ज्यादा लोग एक साथ सेल कर रहे हैं इसलिए मार्केट नीचे जा रही है, जिस दिन ज्यादा लोग एक साथ बाई कर लेते हैं उस दिन मार्केट ऊपर चले जाती है। इससे ज्यादा अभी मार्केट के अंदर कोई शॉकिंग न्यूज नहीं आई है, कोई एकदम ताजा तरुण तरकता भड़कता खबर नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करे। आज भी मार्केट को देखते हैं, अगर मॉर्निंग में देखें तो मार्केट काफी नीचे गई थी, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है। अब देखते हैं बाकी दिन में कैसा मार्केट रहता है, तो शाम को एक बार अपडेट वीडियो जरूर लाऊंगा। तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जो सारी चीजें, जो टेंशन पहले थे वही टेंशन अभी भी है, नया कोई टेंशन ऐड नहीं हुआ है। मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करना, देखो मुहूर्त ट्रेडिंग नाम है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और ये सालों से होता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पर हमें काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप इक्विटी के अंदर सिर्फ नहीं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, जहां चाहो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो।
मोहरा ट्रेडिंग नाम है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक्चुअली वो विंडो ओपन होती। और इस बार तो दिवाली तो 31 को है शायद, मोहरा ट्रेडिंग ये लोग नवंबर को शायद डिसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। 1 नवंबर को है शायद इस बार मोहरा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग नहीं करना है इस दिन, इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANS के मास्टर 777 की तरफ से, एक्सपेंस रेशियो किस बेस पर डिसाइड होता है, इस पर फुल वीडियो बनाए। देखिए फुल वीडियो बनाने लायक ये टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक ही 1-1.5 मिनट का भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो किसी चीज पर डिसाइड नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वही डिसाइड करती है। ये होता है कि रेगुलर फंड में 1% एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना होता है, और डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% कम होता है क्योंकि बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिडिलमैन नहीं होता है। इसके अलावा जो बेसिक एक्सपेंस रेशियो है, जैसे बेसिक एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट फंड का है, उसके ऊपर 1% ऐड हुआ तो वो रेगुलर फंड का हो गया। तो बेसिक जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसको म्यूचुअल फंड कंपनी उस स्कीम को चलाने के लिए जो एक्सपेंस लग रही है उस एक्सपेंस के अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करती है, और थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन रख के भी वो अपना एक्सपेंस रेशियो डिसाइड करती है। इसको लेकर सेबी ने प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, जो कि कई बारी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि मैक्सिमम कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी स्कीम के लिए कितना एक्सपेंस रेशियो ले सकती है। टोटल ये जो चार्ट है एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम, मतलब सेबी ने कैप कर रखा है कि हाँ चलो इस जैसे 0 से 500 करोड़, फिर 500 से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 15 करोड़, 1500 करोड़, 1500 करोड़ से 2000 करोड़, ये स्लैब्स हैं। और इन स्लैब में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी वो मैक्सिमम कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है, इसको सेबी ने कैप रखा है। तो मान लो अगर किसी स्लैब के लिए सेबी ने 2% का एक्सपेंस रेशियो वहां पे कैप कर रखा है, तो अब 2% से नीचे कोई भी स्कीम उसमें 1.5%, 1%, आधा % इतना एक्सपेंस रेशियो रख सकती है, चाहे वो जितना चाहे। लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको भी तो अपना बिजनेस चलाना है, जितना वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रखेगी उतना उसके रिटर्न्स कम होंगे, और रिटर्न्स कम होंगे तो उतना लोग उससे दूर भागेंगे। तो इसलिए कैप अगर 2% है, फिर भी जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी आधा % या 0.25% या 1% ऐसे रखती है, ज्यादा नहीं बढ़ाती, क्योंकि ज्यादा बढ़ाएगी तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। और इन्वेस्टर भी आजकल बहुत समझदार हो चुके हैं, रिटर्न्स भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है तो भागते हैं उससे। तो इन्हीं सब चीजों पे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो डिसाइड होता है। तो ये सारे आज के सवाल थे, उम्मीद है आपका जो क्वेश्चन है वो कवर हो गया होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई और टॉपिक या क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।